अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का चैप्टर सॉलिड एंड लिक्विड हमने स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें हमें कैसे पता लगता है ये चीज़ सॉलिड है, ये लिक्विड है या ये गैस है? वो डिपेंड करती है किस पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, आज हमने इसको स्टडी करना है। तो चैप्टर का नाम है सॉलिड एंड लिक्विड। इसको हम स्टडी क्यों नहीं कर रहे? इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? स्टूडेंट्स, 2 तरह की फोर्स होती है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक हमारे पास होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये 2 तरह की फोर्स होती है, एक होती है इंट्रा और एक होती है इंटर। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, पहले इसको समझ लें। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जो किन के दरमियान होती है? एटम्स के दरमियान होती है, बाउंडेड एटम्स के दरमियान होती है। फर्ज करें हमारे पास एग्जांपल है HCl की। इसकी एग्जांपल है HCl मींस के हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, लेकिन इनके दरमियान एक फोर्स है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? हमारे पास इसी तरह ये देखो, जब ये एटम्स आपस में मिले तो एक मॉलिक्यूल बन गया जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मॉलिक्यूल बन गया। अब इसी तरह हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास है दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये देखो, इधर जो था एटम्स के दरमियान था। एटम्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब इधर जो है, इधर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स आएगी। किसके दरमियान आएगी? मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये भी एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये भी एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इतनी समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप बताओ कि ये स्ट्रॉन्ग है या ये स्ट्रॉन्ग है? ज़ाहिर बात है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? शेयर हुए हैं, जिनके दरमियान एक बॉन्ड बना है, बाकायदा बॉन्ड बना है, उसको हम क्या कहते हैं? वो तो उसमें जो फोर्स होगी वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। वो जो फोर्स होगी वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। वो क्या फोर्स होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो फोर्स क्या होगी? वीक होगी, कमज़ोर होगी। अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है? स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि इन्होंने जो बॉन्ड बनाया है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बना हुआ है। मींस कि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं। अब इनके दरमियान जो फोर्स है वो इसलिए मजबूत है क्योंकि एक बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। अब ये एक बॉन्ड की मदद से नहीं जुड़े हुए, ये बिल्कुल ये क्या है? एक फोर्स है इनके दरमियान। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये बॉन्ड की मदद से नहीं जुड़े हुए। अब ये देखो, ये मार्कर है, ये इसका कवर है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ दूसरा मार्कर हम अटैच कर देते हैं। अब क्या होगा? इसको अलग करना, एक मार्कर को दूसरे मार्कर से अलग करना ईजी है, लेकिन इसके कवर को अलग करना ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल इसी तरह ये क्या है? ये Cl, H इसका क्या है? कवर है।
इसको अलग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके दरमियान जो फोर्स है वो क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। अब ये मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से अलग करना ये थोड़ा आसान है, क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और सॉलिड और लिक्विड और गैस ये किस पे डिपेंड करती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती। समझ आ गई? अच्छा, अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिर क्या होगा, फिर वो होगा सॉलिड। क्या होगा, सॉलिड। तो सॉलिड कब होगा, जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। अब ये देखो, ये खुद ये फोर्स वीक होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग हो तो फिर वो क्या होता है, सॉलिड होता है। अगर इसके कंपैरेटिवली अगर क्या हो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी क्या हो, वीक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और जो गैस है उसमें उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होते हैं, उसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो ना होने के बराबर है, होती भी होगी बहुत ही कम होती, ना होने के बराबर। इसलिए सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जो लिक्विड हैं इसमें उसके कंपैरेटिवली सॉलिड के ये थोड़ी वीक होती है। क्लियर? अच्छा, अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। डायपोल फोर्स, आयंस डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स। हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब ये जो 4 टाइप्स हैं, ये चारों टाइप्स, इन चारों टाइप्स को हम इकट्ठा पढ़ना चाहें तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। ये है हमारे पास, इसको हम कहते हैं वंडर वाल फोर्सेस। और ये सब किसकी टाइप्स हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है। और इसको इन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को हम वंडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। और इस वंडर वाल फोर्सेस में ये चारों फोर्सेस आ जाती हैं, डायपोल, आयन डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डायपोल फोर्स को। सबसे पहले हमारे पास आता है डायपोल फोर्स। अच्छा, अब डायपोल फोर्स को समझने से पहले हम एक वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, इस टर्म को काफ़ी दफ़ा पढ़ा, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के खींचने की सलाहियत को कहते हैं। अब किसी के पास अगर एटम के पास खींचने की सलाहियत, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हम एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास है एग्जांपल HCl की। अच्छा, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कितनी है, 3.51 इतनी है, समथिंग इतनी है, 3.2 होगी। अब जो हाइड्रोजन की है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अच्छा, अब जो क्लोरीन है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अब किस एटम के पास खींचने की सलाहियत ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मीन्स कि ये एटम्स को अपनी तरफ खींच रहा है। जब आप एटम्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और इसी तरह इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है
ये खींच नहीं रहा, ये अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहा है। क्या अपने से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा? नहीं, निकालेगा नहीं, अपने पास साथ ही रखेगा, लेकिन अपने से थोड़ा दूर कर देगा। तो इस पे जो चार्ज आएगा उसको हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव। तो किसी भी एटम की जो खींचने की सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आओ डायपोल फोर्स की तरफ। तो हम वर्ड से ही इसकी डेफिनेशन को याद रखेंगे। डाय किसे कहते हैं? डाय कहते हैं टू। किसे कहते हैं? टू। पोल किसे कहते हैं? ओपोजिट एंड्स। किसे कहते हैं? ओपोजिट एंड। किसके ओपोजिट एंड? पोलर के। डायपोल फोर्स, दो ओपोजिट एंड के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायपोल फोर्स। हम डेफिनेशन से भी इसको समझ लेते हैं। अब हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। किसके दो मॉलिक्यूल्स हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। किसके दो मॉलिक्यूल हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड, उनके दरमियान जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल फोर्स। क्या कहते हैं? डायपोल फोर्स। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नेट फोर्स बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डायपोल फोर्सेस। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब इधर देखो, पोलर किसे कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी, आपने पोलर कंपाउंड का भी सुना होगा। पोलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हेट्रो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम कहते हैं पोलर कंपाउंड। अब देखो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है वो 0.5 से लेकर 1.7 तक आ जाए, उन कंपाउंड्स को या उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। अब इधर देखो, क्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? 3.5। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। 5 में से एक गया 4, 3 में से 2 अगर सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होता है? 1। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.4, जो कि इनके दरमियान है। 0.5 के बाद आता है, 1.7 से पहले आता है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो डायपोल फोर्स किसके दरमियान होगी? पोलर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान। किसके दरमियान? पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो, इधर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इधर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। इनके दरमियान जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम कहते हैं डायपोल फोर्स। इतनी क्लियर होगी? अच्छा, अब जो डायपोल फोर्स है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो मजबूती होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? जो इसकी स्ट्रेंथ होती है किसकी? डायपोल की। स्ट्रेंथ जो होती है किसकी? डायपोल की। वो किस पे डिपेंड करती है? वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके दरमियान? बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान नहीं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? उधर नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा किधर होता है? एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। अच्छा, ये डायपोल जो फोर्स है, इसकी जो मजबूती है वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी जो स्ट्रेंथ है किस पे डिपेंड करती है? पहला,
जो पहली कंडीशन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। अब ये जो डायपोल फोर्स है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो हमारे पास एटम्स के दरमियान एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इस पे डिपेंड करती है, और दूसरा मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इस पे डिपेंड करती है। क्लियर? अच्छा, अब जो डायपोल है, अगर डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा है, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, तो डायपोल फोर्स क्या मजबूत होगी, वीक होगी? डायपोल फोर्स वीक होगी। तो मीन्स के उस वक़्त जो मैटर होगा वो हमारे पास क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, डायपोल की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, फिर हमारे पास मैटर क्या होगा? फिर होगा सॉलिड। तो इस मैटर की स्टेट्स किस पे डिपेंड करती हैं? डायपोल फोर्स पे। अगर ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फिर ये सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर इसकी स्ट्रेंथ कम है तो फिर ये किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। अच्छा, अगर तीसरा पॉइंट, अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फिर ये बाकी चीज़ें भी ज़्यादा हो जाएंगी। मीन्स के मेल्टिंग पॉइंट ये भी क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट ये भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह वेपोराइजेशन ये भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब डायपोल फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो इसके साथ साथ ये भी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। अब देखो, सॉलिड है, सॉलिड को बॉयल करना है तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए। लिक्विड को बॉयल करना है तो उसके लिए सॉलिड की बनिस्बत बॉइलिंग पॉइंट कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? इसलिए कम चाहिए क्योंकि लिक्विड में जो डायपोल फोर्सेस हैं वो थोड़ी वीक हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? कम है। सॉलिड में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए जब डायपोल फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ये भी सात चीज़ें, ये जो पैरामीटर्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो आज सिर्फ हम डायपोल फोर्स हमने आज स्टडी किया। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। डायपोल फोर्स किसे कहते हैं? डायपोल फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। किसके दरमियान होती है? दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। एक पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायपोल फोर्स। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो डायपोल की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। और दूसरे किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फिर सॉलिड, अगर स्ट्रेंथ सॉलिड की बनिस्बत कम है तो फिर क्या होगा? लिक्विड। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फिर इनके साथ ये जो पैरामीटर्स हैं इनके ये भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की समझ आ गई होगी और इसकी हमने आज पहली टाइप स्टडी की डायपोल फोर्स। फिर कल इंशाल्लाह हम आयन डायपोल फोर्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, डायपोल फोर्स में आपने लिखना क्या है? डायपोल फोर्स में आपने सिंपल उसकी एग्जाम्पल लिखनी है, उसकी स्ट्रेंथ लिखनी है, और ये जो पैरामीटर्स जो अगर ज़्यादा होगी तो ये पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपने उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक एग्जाम्पल इसमें ऐड कर देनी है। तो ये हमारे पास ये डायपोल फोर्स का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।